यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो गाइज, जो अपना क्वेश्चन का रिवीजन चल रहा है उसमें लेट्स स्टार्ट विद सम मोर टॉपिक, और वहां पे हम आज रिवाइज करने वाले हैं आपका टॉपिक दैट इज डी टी डबल ए। एंड यू नो दैट इन द डी टी डबल ए में आपको 101% यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन 6 to 8 मार्क्स। एंड भाई साहब, 6 to 8 मार्क्स कहीं नहीं गया। अगर आप आज का ये जो सेशन है वो अगर ढंग से सुन लोगे, ढंग से क्वेश्चंस देख लोगे, तो आपका 6 to 8 मार्क्स है वो कहीं नहीं गया। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, और सबसे पहले अपन क्वेश्चन करने वाले हैं 2। अब एक बात समझना, आपके केस में अगर डीटी डबल ए और इनकम टैक्स एक्ट में से कौन सा प्रिवेल करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। सो इफ डीटी डबल ए इज मोर बेनिफिशियल देन डीटी डबल ए विल प्रिवेल, एंड अगर इनकम टैक्स एक्ट इज मोर बेनिफिशियल तो इनकम टैक्स एक्ट विल प्रिवेल। लेकिन गाइज, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लो डीटी डबल ए के कंपेयर में इनकम टैक्स एक्ट में फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट ज्यादा लग रही है, अगर इनकम टैक्स एक्ट में फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट ज्यादा लग रही है, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द लेस फेवरेबल। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द लेस फेवरेबल। और इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। सो देयर इज अ वन कंपनी नेम इज अ कॉस्मोस लिमिटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द मॉरिशस। तो मॉरिशस का कंपनी है, इसका मतलब फॉरेन कंपनी है। हैज अ ब्रांच इन हैदराबाद, ओपन इन द 2019 में उन्होंने स्टार्ट किया था हैदराबाद में एक ब्रांच। तो इंडिया में उनका ब्रांच है। फॉरेन कंपनी का इंडिया में ब्रांच होना इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी ओनली। The Indian branch has file is written for the assessment year 25-26, disclosing the income of 50 lakh, and it paid the tax rate. It paid the taxes, that is rate applicable for the domestic company, that is 30% plus health and education cess. लेकिन जो डीटी डबल ए है इंडिया और मॉरिशस का, उसमें आर्टिकल नंबर 24 है इन द पैराग्राफ 2 नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज। और उसमें क्या दे रखा है पता है कि द टैक्सेशन ऑन द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट व्हिच एन एंटरप्राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हैज इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शैल नॉट बी लेस फेवरेबल लेविड इन दैट अदर स्टेट देन द टैक्सेशन लेविड ऑन द एंटरप्राइज ऑफ दैट अदर स्टेट कैरिंग ऑन द सेम एक्टिविटी इन द सेम सर्कमस्टेंसेज। अब एक बात समझना, यहां पे इंडिया मॉरिशस का डीटी डबल ए क्या बोलता है कि एक कंट्री का अगर कोई कंपनी है, वो दूसरी कंट्री में अगर बिजनेस करता है अपने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे जो टैक्स लगेगा ना, वो टैक्स कभी भी लेस फेवरेबल, और यू कैन से दैट वो जो टैक्स लगेगा वो टैक्स कभी भी लेस फेवरेबल नहीं होना चाहिए। किससे? अगर वो उस कंट्री में, दूसरी कंट्री में वहां की एंटरप्राइज जो बिजनेस करती और उस पर जो टैक्स लगता उससे लेस फेवरेबल नहीं होना चाहिए। अब एक बात समझना, यहां पे इस मॉरिशस और इंडिया के डीटी डबल ए को देखते हुए अगर अपन बोले तो मॉरिशस का कंपनी है, उसका इंडिया में पीई है, ब्रांच है, तो ब्रांच पे जो इंडिया में टैक्स लग रहा है ना, वो कभी भी लेस फेवरेबल नहीं होना चाहिए एज कंपेयर टू द टैक्स लेविड ऑन द इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी पे टैक्स कौन सी रेट से लगता है? 30% से लगना चाहिए। तो डीटी डबल ए बोलता है कि भैया वो फॉरेन कंपनी का जो ब्रांच इंडिया में उस पे भी 30% लगना चाहिए। ऐसा डीटी डबल ए के हिसाब से जाएंगे। लेकिन गाइस, हाउएवर असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि सिंस फॉरेन कंपनी का इंडियन ब्रांच है, दैट इज द फॉरेन कंपनी, सो फॉरेन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स एट द रेट 35%। डिस्कस द इंटरप्रिटेशन। अब गाइस एक चीज समझना, यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली डीटी डबल ए के हिसाब से आप देखोगे तो आपको 30% ही लगना चाहिए, 35% नहीं लगना चाहिए। लेकिन गाइस एक सेक्शन होती है सेक्शन 90, और 90 का एक एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1। और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में ये बोला हुआ है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स रेट ज्यादा लग रही है एज कंपेयर टू द डीटी डबल ए, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द लेस फेवरेबल। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से यहां 35% टैक्स रेट लग रही है, डीटी डबल ए में 30% ही है, तो भी बेटा ये लेस फेवरेबल नहीं माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक काम करिए, आ जाइए सीधा आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि मिस्टर कमिश इज अ इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, फर्निश यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द इनकम अर्न इन इंडिया, country X, country Y in the previous year 24-25. India has not entered into the double taxation avoidance agreement with those two countries, ignoring the provision of section 115 BAC and AMT. Now guys, अगले जितने भी क्वेश्चन अपन करने वाले हैं उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सेक्शन 91 से रिलेटेड रहेंगे। अब आप मुझे बोलोगे सेक्शन 91 क्या होता है, तो एक बात समझना, अगर मान लो कोई भी पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है और उसको फॉरेन से इनकम होती है, तो उस पर फॉरेन में भी टैक्स लगेगा ड्यू टू द सोर्स रूल, और इंडिया में टैक्स लगेगा ड्यू टू द रेसिडेंस रूल। तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन होता है, और वो डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक यूनिलैटरल रिलीफ देती है, जिसको रिलीफ अपन 91 का रिलीफ बोलते हैं, और यू कैन से दैट द रिबेट अंडर सेक्शन 91 है जो हमारी गवर्नमेंट देती है। अब एक चीज समझना, ये 91 का रिबेट कब मिलता है? जब 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? इनकम शुड बी अर्न फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। थर्ड कंडीशन क्या है? इंडिया के बाहर आपने टैक्स भरा है या आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। एंड फोर्थ कंडीशन ये है कि उस कंट्री और इंडिया के बीच में कोई डीटी डबल ए नहीं है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है। इफ ऑल द 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड,
अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इंडिया में एक रिबेट मिलेगा, दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 91। चार कंडीशन कौन कौन सी? सबसे पहली कंडीशन क्या है? एसएससी कौन होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? इनकम शुड बी अर्न फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। थर्ड कंडीशन क्या है? फॉरेन में टैक्स भरा हो। और फोर्थ कंडीशन क्या है? इंडिया और फॉरेन कंट्री के बीच में डीटीडब्ल्यूए नहीं है। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि भाई साहब यहां पे एक 91 का रिबेट मिलेगा। और 91 का रिबेट कितना मिलेगा पता है? इंडिया में जो एवरेज टैक्स रेट आ रही है और फॉरेन में जो टैक्स रेट है, विच एवर इज लोअर से आप डबली टैक्स इनकम को मल्टीप्लाई करो तो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट और फॉरेन का जो टैक्स रेट रहेगा, एवरेज टैक्स रेट, विच एवर इज लोअर वाला टैक्स रेट आएगा मल्टीप्लाई बाय डबली टैक्स इनकम से आप मल्टीप्लाई कर दो, इतने का रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 91। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे, ऑल पीपल पे अटेंशन। Mr. Kamesh is an individual resident in India. Furnish the following particular. He has earned the income from India, country X and country Y. So पहली चीज तो this person is a resident in India, so whole world income is going to be taxable in India. अब एक चीज समझना, इन दोनों कंट्री के बीच में, इंडिया और उस कंट्री के बीच में अग्रीमेंट नहीं है। There is no double taxation avoidance agreement. So double taxation avoidance agreement नहीं है, तभी तो आपको सेक्शन 91 का रिबेट मिलेगा। If there is a double taxation avoidance agreement, then double taxation avoidance agreement के हिसाब से आपको रिबेट मिलेगा। अब एक बात समझना, देखिए क्या होगा। Income from profession carried out in India, so this income is going to be taxable in India. There is no issue because this is the Indian income. Indian income will be taxable. Agriculture income from country X. See, agriculture income from Indian agriculture land is exempt, but agriculture land is outside India. Then this income is going to be taxable in India. Now, dividend income from the company incorporated in country Y, and that is the gross dividend. So this is going to be taxable. Answer is yes, it is going to be taxable. After that, royalty income from the literary book from country X, that is gross royalty. So gross royalties are 6 lakh rupees, and guys expenses incurred or earning such royalties are 50,000. So can I say that here net royalty is a 5,50,000? So this net royalty is a 5,50,000, and this 5,50,000 royalty income will be taxable either under the PGBP or other sources. That depends on fact to fact. आप इसको other sources में भी taxable कर सकते हैं, PGBP में भी कर सकते हैं, that depends on the fact करके, ठीक है। अब एक बात समझना, ये जो रॉयल्टी है ना, दिस रॉयल्टी इज ऑन द बुक्स ऑफ द लिटरेरी वर्क। तो लिटरेरी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर की बुक्स होती है, तो इस रॉयल्टी के अगेंस्ट में आपको एक डिडक्शन भी मिलता है, दैट इज अंडर सेक्शन 80 QQB। अंडर सेक्शन 80 QQB जो है, 80 QQB में डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन कितना मिलता है? वॉट एवर द रॉयल्टी इनकम और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद बिजनेस लॉस इन द कंट्री वाई, दैट इज द प्रोप्राइटरी बिजनेस 65,000। रेंट फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन वाई एंड ग्रॉस रेंट इज 2,40,000। गाइस हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है ना, इसका मतलब आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है। अभी तक वो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लिया हुआ, आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है। दैट विल बी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल टैक्सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव हाउस नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन द कंट्री वाई। कंट्री वाई में म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउ नहीं होता। हमको क्या करना है, हम यहाँ पे जब इनकम कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से करेंगे। एंड एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 म्युनिसिपल टैक्सेस है वो आपको अलाउ होता है, तो ये लेस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई नॉट एलिजिबल टू सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम एज पर लॉ ऑफ दैट कंट्री। मींस उस कंट्री का लॉ ये बोलता है कि भैया वहां पे अगर मान लो कंट्री वाई में बिजनेस लॉस होता है, तो वो कंट्री वाई का बिजनेस लॉस है वो सेट ऑफ नहीं होता किसी इनकम से, लेकिन वो उस कंट्री का लॉ है। मुझे क्या मतलब यार, मैं तो अगर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बात करूंगा तो बिजनेस लॉस होता है, वो बिजनेस लॉस आप बिजनेस गेन से वगैरह सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर करंट ईयर का बिजनेस लॉस है तो वह किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं अदर देन सैलरी, सैलरी को छोड़ के। आगे देखिए क्या दे रखा है, द रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई आर 10% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय द कमिश इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 4 कंडीशन आपको देखना है। असेसी इज अ रेजिडेंट, इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, टैक्स डिडक्टेड इन द आउटसाइड इंडिया, एंड देयर इज नो डीटीडब्ल्यूए बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री। आपको क्या करना, पहले आपको टोटल इनकम निकालना है, मींस इंडियन इनकम फॉरेन इनकम दोनों लेना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो कंट्री वाई से आपको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है 2,40,000। म्युनिसिपल टैक्सेस आप 10,000 लेस कर दीजिए, ये बचा, उसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए, 1,61,000 विल बी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द कंट्री वाई। उसके बाद में पीजीबीपी की इनकम की अगर बात करें तो इंडियन प्रोफेशन से इनकम है 6,50,000। अब एक बात समझ दो, आपको बिजनेस का लॉस है कंट्री वाई से, क्या वो सेट ऑफ होगा? आंसर इज यस। कंट्री वाई का लॉ बोलता है सेट ऑफ नहीं होगा, मुझे कंट्री वाई के लॉ से क्या मतलब, मैं तो इंडियन इनकम टैक्स लॉ फॉलो करूंगा और वहां पे ये बिजनेस का
लॉस सेटअप हो जाएगा और ये आपका बिजनेस का इनकम हो जाएगा। उसके बाद में कैपिटल गेन हेड का कोई इनकम नहीं, अदर सोर्सेज का इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम कंट्री एक्स है 50,000, वो ले लीजिए। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द कंट्री वाई की कंपनी, वो आप ले लीजिए। और आपका जो रॉयल्टी का इनकम है वो आप नेट लीजिए आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग सच इनकम, तो वो आपका आ जाएगा। तो आपकी टोटल 7,50,000 IFOS का इनकम हो गया। उसके बाद में ग्रॉस टोटल इनकम है वो 15,96,000। 80 QQB का डिडक्शन आपको मिलेगा क्योंकि यहां पे इग्नोर 115 BAC बोला है। अगर 115 BAC लेते तो उस पर्टिकुलर केस में डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता, बट यहां पे इग्नोर 115 BAC बोला है तो आपको डिडक्शन 3 लाख का आपको यहां पे मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर नेट टैक्सेबल इनकम। अब आपको क्या करना है, ये रिबेट कैसे लेना है, उससे पहले आप नेट टैक्सेबल इनकम पे टैक्स निकालिए। ये नेट टैक्सेबल इनकम पे आप जो है वो स्लैब रेट से टैक्स निकालिए अप टू 2,50,000। देयर इज नो टैक्स बिकॉज दिस पर्सन एज के बारे में कुछ दे नहीं रखा है। हाँ, तो भैया 2,50,000 देयर इज नो टैक्स, 250 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, ऐसा आप स्लैब रेट से टैक्स निकाल दीजिए। उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करिए। एक बात समझना, इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो यही गलती करते हैं, दे क्लेम द रिबेट अंडर सेक्शन 91 बिफोर एडिंग द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ऐसा नहीं करना है। Means first you have to calculate the tax, add the surcharge if applicable, add the health and education cess, and उसके बाद ये जो आएगा ना इसमें से आपको रिबेट लेना है। आप एक काम करो, सबसे पहले इंडिया का एवरेज टैक्स रेट कितना है वो निकालो। तो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है कि ये तुम्हारा टैक्स आया है, ये 12,96,000 पे आया है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका कितना परसेंट आएगा, दैट इज द एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया। मैंने क्या बोला, 2,09,352 डिवाइड बाय 12,96,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये इंडिया का एवरेज टैक्स रेट है, वो आपका आ जाएगा। तो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट आई थिंक 16.15% आएगा। उसके बाद में अब एक बात समझो कि फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट कितना है। तो फॉरेन का टैक्स रेट आपको कैसे निकालने का पता है, तो फॉरेन का टैक्स रेट निकालने के लिए फॉरेन का टैक्स रेट तो सीधा इन्होंने दे रखा है, आई थिंक यहाँ 10% और यहाँ 25% डायरेक्टली दे रखा है। अब एक बात समझना, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट और फॉरेन का टैक्स रेट तो 16.15% और 10%, लोअर कम्स टू द 10%, तो 10% जो है उतना रिबेट मिलेगा आपकी कंट्री एक्स की डबली टैक्स इनकम पे। अब आपको क्या करना है, कंट्री एक्स की इनकम कितनी है, बट कंट्री एक्स की कौन सी वाली इनकम लोगे, जो पता है जो इस नेट टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हुई है। नेट टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हुई है, इसका मतलब क्या होता है, नेट टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हुई है उसका मतलब क्या होता है कि भाई साहब जो आपकी इनकम इसमें आई है आफ्टर क्लेमिंग ऑल डिडक्शन एंड ऑल। तो जैसे कंट्री एक्स की इनकम आपकी कौन कौन सी थी, तो मैं अगर कंट्री एक्स की इनकम की बात करूं तो कंट्री एक्स का एक तो ये 50,000 रुपीज इनकम था, एक तुम्हारा कंट्री एक्स का ये था 5,50,000। सो गाइस 5,50,000 एंड 50,000 दैट्स कम्स टू द 6 लाख, और 6 लाख में से आपने 3 लाख का ये डिडक्शन लिया था 80 QQB का, तो नेट इनकम कितना हुआ, 3 लाख हुआ ना। तो आपको जो ये रिबेट मिलेगा वो आपको 3 लाख पे मिलेगा, और 3 लाख पे 10% की रेट से आपका 30,000 आ जाएगा। ऐसे का ऐसे कंट्री वाई के लिए भी आपको करना है, और कंट्री वाई का लॉस सेट ऑफ हुआ है तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इनकम। तो आप जब यहाँ पे कंट्री वाई की इनकम लेंगे तो कंट्री वाई की डबली टैक्स इनकम लेते टाइम भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंट्री वाई की डबली टैक्स इनकम कितनी है। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 161 है, उसके बाद डिविडेंड का इनकम है, और वहां के बिजनेस लॉस कितने सेट अप हुए, दिस इज द नेगेटिव इनकम। सो दिस इज द कंट्री वाई का आपका इनकम, ये तुम्हारा कंट्री वाई का इनकम आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। तो ऐसा करके आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखिए, मिस्टर मानव इज अ रेजिडेंट, हैज डिराइव्ड सर्टेन इनकम फ्रॉम द नेशन क्यू, which India does not have any DTAA, means there is no DTAA between that country and India, so obviously eligible for rebate under section 91. In the queue, any income chargeable to tax is charged at the flat rate of the 18%, so 18% is the average tax rate in the foreign. Mr. Manav has derived the following income from the country Q. एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड इन क्यू इज 14 लाख, सो दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन इंडिया ऑब्वियसली, बिकॉज अगर एग्रीकल्चर इनकम है वो इंडियन एग्रीकल्चर लैंड से होता है तो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, सो इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। Now, share income from the partnership firm in the queue is 18 lakh. Sir, question ये आता है, partnership firm से share मिलता है, is that is exempt or taxable? Guys, if there is an Indian partnership firm, if there is a partnership firm and partnership firm pay tax in India, then whatever the share in the profit to the partner, that is totally exempted under section 10(2)(a. But guys, यहाँ पे foreign partnership firm है, तो foreign partnership firm से जो भी like share मिलेगा, that is going to be taxable in India, ये taxable होगा। Next point में क्या दे रखा है,
इन नेशन क्यू एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट एंड डज नॉट पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। गाइस नेशन क्यू में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। अब एक बात बताओ, ये एग्रीकल्चर इनकम है, ये नेशन क्यू में एग्जेम्प्ट है बट इंडिया में टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या इस पे रिबेट मिलेगा या नहीं। आंसर इज नो। गाइस यू नो दैट रिबेट उसी इनकम पे मिलता है जो डबली टैक्स इनकम है, जिसपे दोनों जगह टैक्स लगा है, इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्री। तो इस पे फॉरेन कंट्री में तो टैक्स लग ही नहीं रहा है, तो इस पे आपको इंडिया में कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। सेक्शन 91 का रिबेट है वो नहीं मिलेगा ऑन द एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड इन क्यू से। और दूसरा आगे क्या दे रखा है, स्टेट विद द रीजन वेयर मानव assessee can claim the double taxation relief in respect of the above two item of the income and also determine the quantum of the double taxation relief available. Assume Indian income tax rate, average tax rate is a 20%. Now guys Indian income tax rate is a 20%. So सबसे पहली चीज तो ये है कि भैया एग्रीकल्चर इनकम जो है that is going to be taxable in India, but इसके सामने आपको सेक्शन 91 का रिबेट नहीं मिलेगा बिकॉज डबल टैक्स नहीं लग रहा। दूसरी चीज शेयर इनकम फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म है, उस पर डबल टैक्स लग रहा है तो आपको रिबेट मिलेगा, और रिबेट जो मिलेगा वो आपको 18 लाख पे मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट एंड फॉरेन का टैक्स रेट। तो फॉरेन का टैक्स रेट इज 18%, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट इज 20%, लोअर कम्स टू द 18%। तो आपको 18 लाख पे 18% की रेट से 18 लाख पे 18% की रेट से आपको रिबेट मिल जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 करके। देखिए क्या दे रखा है, मिस्टर श्याम एज 47 ईयर इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग द इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, इनकम फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इन द नोएडा। सो दिस इज द इंडियन इनकम। शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट from the partnership firm in the Gurgaon, guys, Gurgaon. So share profit from the Gurgaon firm, can I say that it is the exempted? And Indian partnership firm से आपको कोई भी share in profit मिलता है then it is exempted under section 10(2)(a). So it is exempted, it is not taxable at all. Next point, agriculture income, that is gross income from the coffee state in the country A, a foreign country with which India has no DTAA. CAD 32,000, tax deducted on the above income is a CAD 8,000. So guys यहाँ पे country आपकी जो है दैट इज कंट्री ए, वहां से कोई कॉफी स्टेट से आपको इनकम होती है, दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया। आंसर इज यस। अब आप मुझे बोलोगे सर कॉफी का इनकम तो हमने ये पढ़ा था कि वो 25-75 होता है एंड 40-60 होता है। वो गाइस अगर इंडिया का लैंड है, अगर इंडिया की लैंड पे अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कॉफी रबर करते हो तो वो 40-60 एंड होता है। यहाँ पे फॉरेन की एग्रीकल्चर लैंड पे अगर आपको कॉफी का इनकम हुआ है दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 32,000 है वो टैक्सेबल होगा, और इन्होंने बोला हुआ है 1 CAD का रेट है वो आपको 60 रुपीज लेना है, तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, brought forward business loss for the financial year, that is last year, in the country A was CAD 4,000 which is not permitted to be set off against the other income as per the law of that country. Means उस कंट्री का लॉ बोलता है कि उस लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। आगे देखिए क्या दे रखा है, Mr. Shyam has deposited 1,50,000 in the public provident fund and paid medical insurance premium of the 30,000 by account pay check to ensure his health. So guys 1,50,000 in the PPF, PPF का डिडक्शन आपको 80C में मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो उसने कितना किया है, 30,000 पे किया है, तो 30,000 उसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो इसमें से आपको 25,000 का डिडक्शन है वो 80D में मिलेगा, और 80D का लिमिट कितना होता है 25,000। He has also paid 55,000 to insurance premium to ensure the health of his mother and father who are resident Indian, age 70 years and 75 years respectively. He also incurred 50,000 on the medical treatment of his dependent sister who is a person with disability. His sister not claim deduction under section 80U. So सबसे पहले तो उसने उसके फादर एंड मदर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, उसका डिडक्शन भी 80D में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मदर एंड फादर है वो क्या है, तुम्हारा सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन के केस में लिमिट है वो 50,000 की हो जाएगी। तो इसका मतलब 80D में जो डिडक्शन मिलेगा वो टोटल 75,000 का मिलेगा, 25,000 का इसके खुद के लिए, और बेटा 55,000 उसने पेरेंट्स के लिए किया है, इसमें से 50,000, तो 50,000 एंड 25,000 75,000 का डिडक्शन है वो मिलेगा आपको कौन सी सेक्शन में, 80D में। उसके बाद में उसने उसकी जो डिपेंडेंट सिस्टर है और डिपेंडेंट सिस्टर के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, उसके लिए 50,000 का खर्चा किया है। एक बात बताओ, अगर आप अपने हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए कोई भी ट्रीटमेंट कराते हो या उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा जमा कराते हो तो आपको डिडक्शन जो मिलता है ना वो डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80DD में। और 80DD में डिडक्शन कितना मिलता है, नॉर्मल डिसेबिलिटी के केस में 75,000, बट सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पे बेटा नॉर्मल डिसेबिलिटी माना जाएगा, यहां पे इवन एक्सपेंडिचर इज 50,000, देन ऑल्सो डिडक्शन विल बी अलाउड एट 75,000 है, उतने का डिडक्शन मिलेगा बिकॉज 80DD और 80U में फ्लैट डिडक्शन मिलता है। आपसे पूछा है कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ श्याम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अज्यूमिंग दैट CAD 60 इग्नोर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आप इनकम का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इनकम फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटर कंसर्न इन इंडिया, दैट इज द बिजनेस इनकम फ्रॉम इंडिया। अगर शेयरिंग प्रॉफिट फ्रॉम द इंडियन पार्टनरशिप फर्म है वो एग्जेम्प्ट है तो आप एग्जेम्प्ट कर दीजिए। उसके बाद बिजनेस प्रॉफिट जो फॉरेन का है
सॉरी बिजनेस प्रॉफिट ये इंडिया वाला। अब एक बात समझना, जो फॉरेन का बिजनेस लॉस है, तो फॉरेन का बिजनेस लॉस है क्या लास्ट ईयर का यहां सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज यस, बिकॉज हमको तो इंडियन इनकम टैक्स लॉ फॉलो करना, और इंडियन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर फॉरेन का कोई भी बिजनेस लॉस है वो सेट ऑफ हो सकता है। आंसर इज यस। तो आप एक काम करिए, जो बिजनेस लॉस आपका 4000 सीएडी दे रखा है उसको आप इंडिया के बिजनेस प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ कर दीजिए। दिस इज द नेट बिजनेस इनकम फ्रॉम इंडिया। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका जो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द कॉफी स्टेट है वो आप ले लीजिए करके, ठीक है। तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 60 तो आपका 19,20,000 आ जाएगा। उसमें से डिडक्शन ले लीजिए, एटीसी में 1,50,000 का लिया, एटीडी में आपको 75,000 का लिया, एटीडीडी का 75,000 लिया, टोटल 3 लाख का आपका डिडक्शन आ गया। तो 63,80,000 है, ये आपका टोटल इनकम बन जाएगा। अब एक काम करिए, इस टोटल इनकम पे आपको टैक्स निकालना है। स्लैब रेट से टैक्स निकालिए। 2,50,000 तक देयर इज नो टैक्स, 250 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 30% आप टैक्स निकालिए। ये आपने टैक्स निकाल दिया। अब एक बात समझना है, यहां इनकम आपकी जो है वो 50 लाख से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज लगेगा। आंसर इज यस, सरचार्ज इज 10%, 10% सरचार्ज ऐड कर दिए। इसके बाद में आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है ना, अब आपको यहां पे रिबेट लेना है अंडर सेक्शन 91। और रिबेट कैसे लेंगे? देखो, इंडिया और फॉरेन कंट्री के बीच में यहां डीटीडब्ल्यूए नहीं है करके, तो रिबेट कैसे मिलेगा? इंडिया का एवरेज टैक्स रेट और फॉरेन का टैक्स रेट व्हिचएवर इज लोअर। तो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट आप कैसे निकालेंगे? तो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट निकालने के लिए ये जो टैक्स का अमाउंट आया डिवाइड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। तो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट आया दैट इज द 30.96%। उसके बाद फॉरेन का टैक्स रेट कितना है? तो फॉरेन का टैक्स रेट में एक बात बताओ, फॉरेन का टैक्स रेट कैसे निकालना है? तो यहां पे फॉरेन का टैक्स रेट में देखो टैक्स कितना लग रहा है। तो फॉरेन में टैक्स जो लग रहा था वो आपको दे रखा था, दैट इज द 8,000 सीएडी लग रहा है और 32,000 पे लग रहा है। तो 8,000 सीएडी 32,000 पे लग रहा है, इसका मतलब 25% टैक्स लग रहा है। फॉरेन की टैक्स रेट आ गई, एवरेज टैक्स रेट इज 25%, 25% ओनली। या अब एक और चीज समझना, कभी भी फॉरेन की टैक्स रेट अगर दे रखी होती है तो सीधा ले लेने का, बट फॉरेन की टैक्स रेट नहीं दे रखी तो फॉरेन की टैक्स रेट कैसे लेते हैं पता है? फॉरेन में जितना आपने टैक्स भरा डिवाइड बाय फॉरेन में टोटल इनकम एज पर द फॉरेन टैक्स लॉ। मैंने क्या बोला? फॉरेन में जितना टैक्स भरा डिवाइड बाय द फॉरेन का टोटल इनकम एज पर द फॉरेन टैक्स लॉ, तो वो फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट आ जाएगा। तो देखिए, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट और फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट व्हिचएवर इज आपका लोअर आ गया 25%, तो 25% से रिबेट मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि आपकी टोटल इनकम में कितनी फॉरेन की इनकम है, डब्ल्यू टैक्स इनकम। तो फॉरेन की इनकम कितनी है आपकी? 19,20,000 है, लेकिन फॉरेन का एक लॉस भी तो सेट ऑफ हुआ है। तो 19,20,000 माइनस 2,40,000 है, उतना का फॉरेन का लॉस सेट ऑफ हुआ। तो 16,80,000 बचा। 16,80,000 पे आप 25% ले लीजिए, तो आप यहां पे ये लेस कर दीजिए। दिस विल बी योर नेट टैक्स पेबल। ये जो है वो तुम्हारा नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11। और भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मान लो आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो आपका बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। चलिए, यहां पे एक बात समझना, देखिए क्या दे रखा है। द एसएससी इज अ पॉपुलर बॉलीवुड स्टार मिस्टर रोहन बाबू। सो रोहन बाबू इज अ एसएससी. He has the business interest in the few other nation as well. He is a resident in India for the assessment year 25-26. Income earned in India by Rohan Babu during the previous year 24-25. So guys, income from house property, but this income is computed, that is 4.3 crore. So 4.3 crore is a house property का income है, already compute करके दे रखा है, तो आपको standard deduction 30% लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या दे रखा है, business income. From being the owner of cricket team Hyderabad Super Player, that is 12.5 crore. This is the business income taxable in India, Indian income. Acting in the movie, this is also business income and it is going to be taxable, 9.415 crore. आगे देखिए क्या दे रखा है। Rohan Babu has deposited 1.5 lakhs in the PPF and life insurance premium of the 1 lakh. So guys, if he is opted out from the 115 BAC, then he is eligible for the deduction under section 80C. Otherwise उसको deduction नहीं मिलेगा। आगे देखिए क्या दे रखा है। The detail of the income earned by Rohan Babu from the two countries outside India, that is X and Y, with which India does not have the DTAA during the previous year 24-25. अब एक बात समझना, कंट्री एक्स से इनकम कितना हुआ? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है कंट्री एक्स का, दिस इज द नेगेटिव इनकम। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंट्री एक्स का। बिजनेस इनकम दे रखा है कंट्री एक्स का 7.2 करोड़ एंड कंट्री वाई का 2.9 करोड़। शेयर इनकम फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म नॉट एविडेंस बाय द इंस्ट्रूमेंट इन द राइटिंग, सो शेयर इनकम फ्रॉम द फॉरेन पार्टनरशिप फर्म दे रखा है, इट इज टैक्सेबल। एंड एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। इन कंट्री एक्स शेयर इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट। नाउ इन द कंट्री एक्स क्या होता है, ये जो शेयर इनकम है ये एग्जेम्प्ट नहीं है। एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग सेट ऑफ इन दैट कंट्री। अब ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ये वहां पे सेट ऑफ नहीं होता है उस कंट्री के टैक्स लॉ के हिसाब से। आगे देखिए क्या दे रखा है।
इन कंट्री वाई एग्रीकल्चर इनकम है चार्जेबल टू टैक्स। इन कंट्री वाई जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, तभी तो बेटा वहां पे भी टैक्स लग रहा है, इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, तभी तो रिबेट मिलेगा। अगर मान लो टैक्स ही एक जगह लगता है तो रिबेट नहीं मिलेगा ना। फिर आगे क्या दे रखा है, इन कंट्री एक्स मिस्टर रोहन बाबू हैज पेड इनकम टैक्स ऑफ 2.16 करोड़ एंड कंट्री वाई इट इज 80 लाख ऑन टोटल इनकम अर्न इन दोस कंट्री। दे हैव आस्क्ड यू कि कैलकुलेट द total income and tax liability of Rohan Babu assuming he has not opted the section 115 BAC। तो यहां पे आपको ATC का डिडक्शन मिलेगा 1,50,000 का। अब एक बात समझिए, आप यहां पे इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम की बात करूं तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो है वो आपका 4.3 करोड़ है, वो इंडियन इनकम है। उसके बाद में फॉरेन में जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है कंट्री वाई में, तो इसको अपन सेट ऑफ कर देंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेज है वो आपके सेट ऑफ हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड योर नेट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। अब आप मुझे बोलोगे कंट्री वाई एक्स में तो सर बोला हुआ है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं होता। अरे मुझे क्या करना है वहां के टैक्स लॉ के हिसाब से, मुझे तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट देखना है, और इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेज वगैरह सेट ऑफ होते हैं, तो अपन ये सेट ऑफ कर देंगे। दिस इज द नेट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। उसके बाद अगर मैं बिजनेस के इनकम की बात करूं तो यहां पे ये इंडियन बिजनेस से इनकम हो गया और ये तुम्हारे फॉरेन बिजनेस का इनकम हो गया। सो दिस इज कॉल्ड योर बिजनेस इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम जो कंट्री वाई वाला है वो आप यहां पे ले लीजिए। सो दिस इज कॉल्ड योर ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम में से ATC का डिडक्शन आप लेस कर दीजिए 1,50,000, तो ये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, टोटल नेट टैक्सेबल इनकम। अब आप एक काम करिए, इस नेट टैक्सेबल इनकम पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकाल दीजिए। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 250 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, मोर देन 10 लाख आप टैक्स स्लैब रेट से निकाल दीजिए। दिस इज कॉल्ड योर टैक्स। अब एक बात समझना, इसमें सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। राइट आंसर इज सरचार्ज आपको लगेगा। व्हाई? बिकॉज योर इनकम इज मोर देन 5 करोड़, तो 37% सरचार्ज लगेगा। बिकॉज योर इनकम इज 40.9 करोड़, सो 40.9 करोड़ है तो इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज लगेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर यहां पे एसएससी 115 बीएससी लेता तो एक तो क्या होता 1,50,000 का डिडक्शन नहीं मिलता, और दूसरा सरचार्ज 25% ही लगता। बिकॉज अंडर सेक्शन 115 बीएससी मैक्सिमम सरचार्ज कैन बी द 25%, बट यहां पे 37% लगेगा। सो 37% आप सरचार्ज ले लीजिए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ले लीजिए, तो ये आपका टैक्स आ गया, दैट इज टोटल टैक्स। अब आप एक काम करिए, ये जो टैक्स आया, अब इंडिया का एवरेज टैक्स रेट निकालिए, और इंडिया का एवरेज टैक्स रेट निकालना बहुत ही इजी है। आप एक काम करिए, ये जो टैक्स आया 17 करोड़ 45 लाख, मैंने क्या बोला था, इनकम 5 करोड़ से ज्यादा, इसलिए आपको सरचार्ज 37% लगेगा। यस। उसके बाद में एक चीज समझना, ये आपका जो टैक्स आया 17 करोड़ 45 लाख 55,810 डिवाइड कर दीजिए, आपका इनकम कितना था, तो आपका जो इनकम है वो ये वाला इनकम था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट आ जाएगा। अब एक बात समझना, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट कितना आया, तो मैं बताऊं, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट आपने निकाला तो एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया इज 42.68%। अब आप एक काम करिए, फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट निकालिए। देखो, जितने भी क्वेश्चन अभी तक अपन ने किए थे इससे पहले, उसमें फॉरेन का टैक्स रेट दे रखा था, बट इस क्वेश्चन में आपको फॉरेन का टैक्स रेट नहीं दे रखा। तो फॉरेन का टैक्स रेट कैसे निकालने का पता है? फॉरेन का टैक्स रेट निकालने के लिए एक काम करो, फॉरेन में कितना टैक्स भरा था डिवाइड बाय फॉरेन की टोटल इनकम कितनी है एज पर द फॉरेन टैक्स लॉ। तो देखो, जैसे कंट्री एक्स में आपने टैक्स कितना भरा था, 2.16 करोड़ भरा था, तो आप एक काम करिए 2.16 करोड़ ले लीजिए, और डिवाइड में फॉरेन में इनकम, डिवाइड बाय फॉरेन में इनकम कितनी है एज पर द फॉरेन टैक्स लॉ। तो फॉरेन में आपकी इनकम कितनी है, तो फॉरेन में इनकम कितनी है देखिए, तो फॉरेन में एक बात बताऊं, ओन बिजनेस से 7.2 एंड 4.8, और फॉरेन के लॉ के हिसाब से ये लॉसेस सेट ऑफ नहीं होता, तो 7.2 एंड 4.8 कम्स टू द 12 करोड़। तो डिवाइड कर दीजिए आप 12 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100 करोड़, तो ये टैक्स रेट आपकी फॉरेन की आ जाएगी। अब एक बात समझना, आपकी वाई कंट्री में कितना इनकम है, तो वाई कंट्री का टैक्स कितना है, 80 लाख है, तो आप एक काम करिए 80 लाख लीजिए और डिवाइड बाय वाई कंट्री में टोटल इनकम कितनी है एज पर द वाई कंट्री का टैक्स लॉ, दैट इज द 2.9 एंड 1.2, सो दैट्स कम्स टू द आई थिंक 410 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट आ जाएगा। अब एक काम करिए, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट और फॉरेन का जो टैक्स रेट है विच एवर इज लोअर लीजिए डब्ल्यू टैक्स इनकम पे। अब आप डब्ल्यू टैक्स इनकम कैसे निकालेंगे, तो डब्ल्यू टैक्स इनकम निकालने के लिए बड़ा सिंपल है कि देखो, यहां पे इंडिया में कितना टैक्सेबल हो रहा है, तो कंट्री एक्स का इनकम है 12 माइनस 1.3 इंडिया में सेट ऑफ हुआ है ना, तो यहां पे जो फॉरेन का जो इनकम है दैट इज आपका 10.7 है, वो 10.7 इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है, तो 10.7 पे फॉरेन का जो एवरेज टैक्स रेट आया 18%, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आपका रिबेट आ जाएगा, और ऐसे का ऐसे कंट्री वाई का कर दीजिए, आपको यहां पे रिबेट मिल जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे इसमें जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फॉरेन का टैक्स रेट दे नहीं रखा, तो फॉरेन का टैक्स रेट जब नहीं दिया होता है तो आपको क्या करने का, फॉरेन में जितना टैक्स भरा डिवाइड बाय फॉरेन का टोटल इनकम कितना है एज पर द फॉरेन टैक्स लॉ, तो जो भी आएगा वो आपको लेना है करके, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर आपका 11। अब आ जाइए सीधा क्वेश्चन नंबर 13 पे।
गाइस DTAA का जो अगला पार्ट है ना वो इसके बाद वाले लेक्चर में डाला है, तो इस लेक्चर को 28 मिनट्स का ही रखा है, उसके बाद वाले लेक्चर में DTAA का नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है। ऐसा क्यों? बिकॉज आजकल यूट्यूब पे आपको पता है ऑटो डब का फैसिलिटी है, और ऑटो डब का फैसिलिटी तभी मिलता है जब आपका 1 आवर से कम का लेक्चर है। तो 1 आवर से कम का लेक्चर है तो ऑटो डब का फैसिलिटी, तो अगर किसी को इंग्लिश में सुनना है तो वो ऑटो डब कर सकता है और इंग्लिश में सुन सकता है। इसलिए मैं लेक्चर को 1 घंटे का कम रखने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कट मार रहा हूँ और इसके बाद वाला लेक्चर है वो इसके अगले वाले पार्ट में है करके, ठीक है? तो जस्ट डू दैट।